हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत ही जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 70th बीपीएससी का एग्जाम हो गया है, ठीक है। एक्सेप्ट एक सेंटर जो कि कैंसिल किया गया, उसका भी बहुत जल्दी हो जाएगा। पटना वाला बापू जो सेंटर है, तो एक सेंटर को छोड़ के बाकी सब जगह एग्जाम हो गया है, ऑलरेडी हो गया है। अब बात आती है कि मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। डेफिनेटली पहले बता दूं कि जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है वो वेट ना करें, ठीक है। प्री में अच्छा स्कोर कर रहा है तो डेफिनेटली वेट ना करें और तैयारी में लग जाएं। इस तैयारी में लगने के लिए थोड़ा सा स्टूडेंट संशय में है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स के बीच में ऐसा माहौल बना हुआ है कि पता नहीं कितना कट ऑफ जाएगा। तो देखो, एग्जैक्ट कट ऑफ प्रिडिक्ट करना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, बट प्रोबेबल जो कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। एंड मेरी भी बात हुई बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स से, एस्पायरेंट से, जो कि ऑलरेडी 2-3 बार मेंस लिख चुके हैं। और मेरी तो इनफैक्ट बात के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके मार्क्स तो डेफिनेटली बहुत हाई होंगे, बट मार्क्स जो है कहीं ना कहीं 90-95 के अराउंड ही अच्छे स्टूडेंट्स का वेरी कर रहा है, ठीक है। अच्छे स्टूडेंट्स का बता रहा हूँ, अच्छे एस्पायरेंट्स का 90 प्लस के आसपास मार्क्स है अच्छे एस्पायरेंट का, बहुत अच्छे एस्पायरेंट का कह सकते हैं। और एवरेज जो मतलब अच्छी तैयारी करते हैं उनके मार्क्स जो है 85 टू 90 के बीच में वेरी कर रहा है। और इस बार सीटें भी बहुत ज्यादा हैं, सीटें बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। रिजल्ट लगभग 25,000 रफली बता रहा हूँ, 23 से 25,000 वैसे कह सकते हो, या 20 से 25,000 कह सकते हो, इतना तो रिजल्ट देगा। अब इतने रिजल्ट में डेफिनेटली मेरे हिसाब से अगर बात करूं तो मुझे सेफ जो जनरल के लिए लगता है, बाकी कैटेगरी आप उसी हिसाब से डिटरमाइन कर लेना। क्योंकि ये मैं मतलब बहुत सारे सर्वे देखने के बाद और बहुत टाइम लेने के बाद, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट से बात करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ जो होगी, अगर आप 90 प्लस हो तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा सेफ हो, आप डेफिनेटली मेंस लिखोगे। अगर आप 85 टू 90 के बीच में हो तब आपको डेफिनेटली आपको तैयारी हारना नहीं चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसके भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। 90 प्लस वाले का तो लिखेगा ही लिखेगा, 85 टू 90 के बीच में है तो डेफिनेटली आपको मेंस में लग जाना चाहिए, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा है। इतनी सीटें किसको लेगा यार, आप सोच लो, ठीक है। क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स के भी मार्क्स 90 के ही अराउंड वेरी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 85 टू 90 बहुत सेफ स्कोर हो जाएगा। 90 प्लस तो डेफिनेटली आप उसमें मेंस लिखोगे, बट 85 टू 90 भी आप अच्छी तैयारी करो मेंस की। चलिए, बाकी कैटेगरी आप इसी हिसाब से सोच लीजिएगा। तो अब हो गई बात कि कट ऑफ तो इसके अराउंड रहेगा, और एग्जैक्ट तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, बट हाँ, ये जो है जैसा कि ट्रेंड इस हिसाब से जिस मार्केट में जो बातें चल रही हैं, और अच्छे स्टूडेंट्स के भी मार्क्स कटे हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की वजह से, तो डेफिनेटली इतना स्कोर आप कर रहे हो तो आप तैयारी में लग जाओ। बीपीएससी मेंस के तैयारी के लिए आपको तो एक तो आप, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि इनिशियली सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्री पे ही फोकस करते हैं, मेंस सोचते भी नहीं है। तो उनको ये नहीं पता होता है कि मेंस का सिलेबस क्या है और पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सोर्सेस भले अलग हो सकते हैं, बट पढ़ना क्या है वो तो पता होना ही चाहिए। तो इसीलिए मैं ये पर्टिकुलर ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या है। और ये हमें कैसे पता चलेगा, हम पीवाईक्यू देखेंगे, और डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पीडीएफ में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे कि 39th बीपीएससी से लेकर 68 बीपीएससी तक के इसमें क्वेश्चंस का पैटर्न देख के ये पूरा तैयार किया गया है कि क्या होगा। वैसे इन जनरल देखा जाए तो बिहार के इस एग्जाम में, बीपीएससी के इस एग्जाम में, यहाँ पे देख सकते हैं विषय कोड दिया गया है और सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, और इसके हिसाब से मार्क्स हैं, और दो इसमें जो है पेपर है क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी में क्या है, आप 30 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, बट फिर भी जिसका बिल्कुल हिंदी छूटा हुआ है उसको लास्ट के 5-7 दिन 10 दिन देखना पड़ता है हिंदी को। मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, आजकल एसए आ गया है, ठीक है। एसए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होगा यही होगा, निबंध जिसे कहते हैं, स्कोरिंग यही होगा। सामान्य हिंदी हो गया, फिर आता है 2 जीएस के पेपर और एक निबंध, और एक आपका जो वैकल्पिक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वैकल्पिक जिसे कहते हैं, एमसीक्यू बेसिस होगा, ये भी क्वालिफाइंग होगा। 100 में से 40 नंबर लाने होंगे यहाँ पे आपको, 100 में से
40 नंबर लाने होंगे। टाइम इसके लिए 2 घंटे दिया गया है। GS1 का 300 का पेपर होगा, GS2 का 300 का होगा, और निबंध का भी 300 का पेपर होगा। और इन सभी के लिए राइट फ्रॉम हिंदी टिल ये निबंध तक आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, तो जिसका निबंध अच्छा है और GS1 2 में GS1 तो सभी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, GS2 पे जिसने कमांड कर लिया वो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके? मार्क्स तो वैसे तो देखेंगे तो ये 200 हटा दो क्योंकि क्वालिफाइंग है, तो 900 मार्क्स के लिए जो है आपका जो लड़ाई है। और इसमें जो है 120 मार्क्स और जोड़ दो किसका, अब अगर आपका मेंस हो जाता है तो 120 मार्क्स जो है आपका किस चीज का होगा, इंटरव्यू का। तो टोटल 1020 मार्क्स पे मेरिट बनेगी। और मेरिट जो है आप आने के लिए आपको अच्छी तैयारी होनी चाहिए। अच्छी तैयारी होने के लिए आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम सिलेबस की बात करते हैं। हम स्पेसिफिकली सिलेबस की बात करते समय हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पे एक चीज इग्नोर करेंगे इस पर्टिकुलर पीडीएफ में कि जीएस के 2 पेपर है, वो ठीक बात है। लेकिन जीएस में क्या हो गया ना कि जीएस में अब थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आने लग गए हैं। जैसे पेपर 1 में 14 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 में 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे दिया गया है कि भाई कुल 8 प्रश्न, इसे इग्नोर करना है। ठीक है, अ, ठीक है। और यहाँ पे अभी टोटल आपको 69th पेपर को आइडियल मान के आपको समझ लेना है। आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कीजिए, कहीं से देखिए। कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस ज्यादा हो गए हैं और थोड़ा सा उसमें क्या है, छोटे छोटे कर दिए गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि सेम 300 का ही है, क्वेश्चंस ज्यादा हो गए हैं। इसमें जो है GS2 में तो करंट ज्यादा रहता है, स्पेसिफिक करंट पूछा जाता है पॉलिटी ज्योग्राफी को लगा के। तो यहाँ पे आप 20 क्वेश्चन देखेंगे और पेपर 1 में आप जो है थोड़ा कम क्वेश्चन देखेंगे एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पेपर 2। अच्छा, पेपर 1 में देखेंगे तो सिलेबस तो वही है, क्वेश्चन भले घटा बढ़ा हो। तो पेपर 1 में सबसे पहले तो भारत का आधुनिक इतिहास यानी कि जो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर भारत का जो है वो देखेंगे आप। डेफिनेटली आप इसमें जो है इसकी तैयारी करेंगे अच्छे से। दो भाग, 3 भागों में बांटेंगे हम दोनों पेपर को। पेपर 1 को भी, जीएस पेपर 1 को भी 3 भागों में और 2 को भी 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग जो होगा वो भारत का आधुनिक इतिहास और संस्कृति जिसे इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर कह सकते हैं। और इसके अलावा जो है सेकेंड जो पार्ट होगा इसमें पेपर 1 में सेकेंड पार्ट में आएगा राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक समसामयिक घटनाएं, यानी कि जो करंट इवेंट्स हैं रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, उसको जो है आपको तैयार करना पड़ेगा। और वो जो होगा आपका पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 3 में आएगा आपका DI, स्टैटिस्टिक्स एंड DI जिसे कहते हैं। तो ये 72 मार्क्स का आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये तो फिक्स है, 2 क्वेश्चन आएगा। तो अब तो हमने देख लिया ओवरव्यू, लेकिन हम देखेंगे ये भी कि इसके बारे में कि आधुनिक भारत में पढ़ना क्या है। ठीक है, संस्कृति में पढ़ना क्या है। ठीक है, वो टॉपिक्स देखेंगे, एक एक करके उसको देखेंगे, जिससे कि आपको बहुत फायदा हो। यहाँ पे देखेंगे तो पेपर 2 में आपको 3 पार्ट अगेन। पार्ट 1 में इंडियन पॉलिटी जिसे कह सकते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी एंड गवर्नेंस जिसे कहते हैं, वो रहेगा पहला। सेकेंड में रहेगा इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन ज्योग्राफी जिसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय भूगोल कह सकते हैं। थर्ड जो पार्ट होगा इसमें जो होगा भारत के विकास में विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी की भूमिका एवं प्रभाव। ठीक है, भारत के विकास में जो है रोल ऑफ कह सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडियाज डेवलपमेंट एंड स्पेसिफिकली इन बिहार डेवलपमेंट। तो इस तरीके से आप जो है 3 पार्ट में दोनों जीएस को भाग कर लेंगे। अब हम आएंगे स्पेसिफिक देखेंगे कि हाँ, अगर तीनों पार्ट में देखेंगे तो तीनों पार्ट में वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो कि आपको बिल्कुल जानना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो टॉपिक आपको पता चल जाएगा क्या क्या है। टॉपिक में देखेंगे तो सेक्शन 1 में, ठीक है, सेक्शन 1 में आपको जो है मॉडर्न इंडिया और स्पेसिफिकली जो है बिहार के संदर्भ में इसको देखना है, उसके इतिहास को और इंडियन कल्चर को आपको देखना है। लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य से यानी कि 1850 के आसपास से लेकर आपको ऑनवर्ड देखना है, इसमें पूरा पढ़ना है। और इसमें स्पेसिफिकली गांधी से एक क्वेश्चन हो सकता है या फिर रविंद्रनाथ टैगोर से और नेहरू से। इसमें स्पेसिफिकली यहाँ पे नाम दिया गया है, बीपीएससी के सिलेबस में दिया गया है, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, गांधी को
रविंद्रनाथ टैगोर को और नेहरू को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार के आधुनिक इतिहास में पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न जो एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पूछी जाएगी, उसका रोल पूछा जाएगा। खासकर संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 की क्रांति, वीर कुंवर सिंह की भूमिका, बिरसा मुंडा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट ही ये दिया गया, देख लो ये सब टॉपिक ही है। और अगर आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे तो जो कैंडिडेट्स हैं उनसे उम्मीद किया जाएगा कि मौर्य काल के बारे में अच्छी जानकारी रखेंगे, उनके कला के बारे में और पाल कला के बारे में, और पटना कलम चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग यहाँ पे ऐड कर लो। मधुबनी पेंटिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मधुबनी पेंटिंग के अलावा जो है आजकल मंजूसा पेंटिंग जो है काफ़ी चर्चा में, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है माइन्यूटली आपको, केव जो पेंटिंग है वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब सेक्शन 2 में आएंगे। तो सेक्शन 2 में हम देखेंगे दोस्तों कि सेक्शन 2 में हमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। सेक्शन 2 में जो है दोस्तों हमसे पूछा जाएगा, देखो अब ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, तो यहाँ पे हमसे जो है G20 के बारे में पूछा जा सकता है सवाल, क्वाड के बारे में पूछा जा सकता है, ब्रिक्स से रिलेटेड पूछा जा सकता है, SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है, बिम्स्टेक से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, सम्मेलन, समझौता, चर्चित मुद्दे, जारी की गई रिपोर्ट, भारत की स्थिति, ये सब जो है पूछे जा सकते हैं इन पार्टिकुलर जो है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। इसके अलावा भारत और विश्व के स्तर पर घटित महत्वपूर्ण घटनाएं पूछी जा सकती हैं, उनकी उपलब्धियां, उनके इम्पोर्टेंस, उनकी उनसे होने वाले फ्यूचरिस्टिक जो इफेक्ट्स हैं, भावी संकट जिसे कह सकते हैं, उठाए गए सुधारवादी कदम भारत के और उनका महत्व जो है पूछा जा सकता है। भारत की विदेश नीति पूछी जा सकती है, द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंध जो है विदेशों में हमारा डिफरेंट कंट्रियों के साथ, वो भी पूछा जा सकता है। यूएनओ के बारे में, यूएनओ के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बारे में, यूएनएससी के बारे में, भारत की स्थायी सदस्यता का जो मुद्दा है ये काफी बार पूछा गया है, तो भारत को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, आपको पूरा जो है इसके बारे में तैयारी आपकी होनी चाहिए। आप नोट्स बना सकते हैं इसमें। WTO एंड इंडिया स्पेसिफिक जो है, इंडिया और WTO जो है आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए रमेश सिंह की बुक में अच्छा दिया गया है, मैं सब कुछ जो है आपको कराऊंगा भी। भारत और यूरोपियन यूनियन के बारे में पता होना चाहिए, वैश्विक जलवायु परिवर्तन एवं भारत के बारे में पता होना चाहिए, भारत राष्ट्र और इसकी द्वारा उठाए गए नए कदम जो है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, और थर्ड सेक्शन में तो DI है वो 72, वो आप PYQ से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना, PYQ उठाओ और सॉल्व करो। DI तो मैथ का पार्ट है, पूरा आपको कैलकुलेटर से करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। GS2 में जो पर्टिकुलर, ये काफी उलझाने वाला ये एक पेपर माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 20 पूछे जा सकते हैं, काफी अनप्रिडिक्टेबल है। इसमें आपको करंट से रिलेट करके आपको पूरा जो है पॉलिटी वगैरह, इकोनॉमी और ज्योग्राफी को जोड़ के रखना पड़ेगा, आपके नोट्स उसके हिसाब से बनने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो है पोर्शन देख सकते हैं सेक्शन 1 में, इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी में जो है संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, प्रोसेस एंड इश्यूज पूछे जाते हैं, सिटीजनशिप से सवाल आते हैं, CA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, काफ़ी उस पर अभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है OCI के बारे में, OCI कार्ड होल्डर जो होते हैं, ओवरसीज कार्ड होल्डर जो होते हैं, उनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। फिर आपके जो है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP से सवाल आते हैं। और पार्लियामेंट के फंक्शन, पावर्स, डिस्प्यूट, जुडिशरी वगैरह काफ़ी स्पेसिफिकली पूछा जाता है। इसके अलावा जो है दोस्तों केंद्र और राज्य संबंध, संघवाद, सहयोगी एवं प्रतिष्ठित संघवाद, विशेष राज्य का दर्जा, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, फेडरलिज्म में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, स्पेशल स्टेटस, ये सब जो है बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, पक्ष विपक्ष सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। प्रेसिडेंट से सवाल रहता है, गवर्नर से सवाल रहता है, चीफ मिनिस्टर से हो सकता है। वो जो PYQ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है प्रेसिडेंट से, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो उसके बारे में पूछा जा सकता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या उसमें चेंज हो सकती है, PR सिस्टम से होता है, ये तमाम चीज। इश्यूज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से पूछा जा सकता है। गवर्नर चीफ मिनिस्टर का रिलेशन, ये जो है सेंटर स्टेट का नहीं है, ये गवर्नर जो है
सेंट्रल स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो ये मुद्दा बन जाता है, ठीक है, कि ये सेंट्रल स्टेट का इशू बन जाता है। तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर का रिलेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज सिस्टम के बारे में सवाल बनेगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इससे सवाल बनेगा ही बनेगा। ये सब जो है आपको टॉपिक्स तैयार करने हैं। इसके अलावा जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, देयर परफॉर्मेंस एंड इवेल्युएशन आपको पता होना चाहिए। जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल रिव्यू, कॉलेजियम सिस्टम, ये सब आपको स्पेसिफिक देखना है। इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड उनके पावर, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, कैसे अमेंडमेंट का प्रोसेस है, ये रिसेंटली भी पूछा गया सवाल है। बेसिक स्ट्रक्चर से तो आए दिन सवाल पूछ ही लिया जाता है, ऑलमोस्ट रिपीटेड सवाल होते हैं। प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, प्रेशर ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो सरकार पे प्रेशर बना के जो है गवर्नमेंट के लोगों के हितों में जो है पॉलिसीज को मोल्ड करवाते हैं। इसके अलावा जो है कह सकते हैं कि रीजनलिज्म, कास्टिज्म, कॉम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म और टेररिज्म, लेफ्ट विंग जो कह सकते हैं कि नक्सलिज्म और इलीगल इमिग्रेंट्स जो है उनके मुद्दों को आपको देखना पड़ेगा। कास्ट बेस्ड सेंसस जो हुआ है बिहार में, उससे स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाएगा। उसका तो परिणाम भी आ गया, डेटा अवेलेबल है। पॉलिटिक्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, बिहार में बहुत कोलिशन गवर्नमेंट बनता है, क्लियर कट मेजोरिटी नहीं होने की वजह से। अब आप देख ही रहे हो कि नीतीश जी जो है 9वें बार जो है बन रहे हैं सीएम। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, ये सेक्शन 1 में ये सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको तैयार करना है, ठीक है। ये सब क्लियर कट आपको टॉपिक दे दिया गया है, आपको तैयार करना है। सेक्शन 2 में दोस्तों इंडियन इकोनॉमी आ जाता है, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी आ जाता है। तो इसमें जो है इंडियन इकोनॉमी में आपको देखना पड़ेगा इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स के बारे में, नीति आयोग के बारे में आप जानकारी रखेंगे, अच्छी जानकारी रखेंगे कि कैसे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया और अगेन कैसा काम कर रहा है, कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ा रहा है, तमाम चीज। असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन प्लानिंग एरा, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग देखेंगे, ये सब चीज हम देखेंगे, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में। फिर आ जाएंगे हम देखेंगे जनांकीय मुद्दे यानी कि डेमोग्राफिक इश्यूज देखेंगे। डेमोग्राफी का डिविडेंस मतलब कि आपकी जनता जो है आपका वर्किंग है और वो आप अच्छा उसके लिए पॉलिसी लाए हो, अच्छी एजुकेशन दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको डिविडेंड देती है। इसके अलावा दोस्तों आपको देखना है इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, ग्रोथ विथ इक्विटी। ग्रोथ तो होता है कई बार लेकिन इक्विटेबल ग्रोथ नहीं होता है, सबको उसका फायदा नहीं पहुंचता है, तो वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के तहत किया जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ऐसे ना अपने रिसोर्सेज यूज करे कि भाई आगे की जनरेशन को मिले ही ना कुछ। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन देखना है आपको, बिकॉज इन्वायरमेंट का कोई कीमत ही नहीं लगाया जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारे स्टेट इंडिया में ऐसे हैं जो कि बीमारू हैं, जैसे बिहार, ये सब बहुत पिछड़े हैं। बहुत सारे स्टेट हैं जो कि काफी अच्छा जो है डेवलप कर रहे हैं, तो ये रीजनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जानना है, वेरियस इंडाइसेस आपको देखनी पड़ेंगी। रिपोर्ट रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट देखना पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सब आपको ध्यान में रखना है, टॉपिक है तैयार करना है। इसका जो करंट से जोड़ के आपको तैयार करना है। एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड इश्यूज आपको देखने हैं। खाद्य सुरक्षा और कह सकते हैं फूड सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रीज की कमी है। बिहार से जोड़ के ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, बिहार से जोड़ के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि बिहार में झारखंड अलग हो गया तो इंडस्ट्री तो ऐसी है नहीं। ठीक है, अब आइए तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया से पूछे जाएंगे। ड्रेनेज सिस्टम डेफिनेटली आपको अच्छा पता होना चाहिए। सॉयल, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर इन बिहार, जो रोड मैप आया है वो सब भी देखेंगे। नेचुरल कैलेमिटी इन बिहार, काफी बाढ़ वगैरह आता रहता है, और भी बाकी कैलेमिटी है जैसे कि बाढ़ हो गया, जैसे कि सुखाड़ भी। बाढ़ के अलावा जो कह सकते हैं कि कई बार साइक्लोन्स आ जाते हैं, बिहार में असर पड़ता है उसका, और भी जो भी आपदाएं हैं बिहार में आती हैं उनसे रिलेटेड। फिर आ जाएंगे सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में हमें क्या पढ़ना है, द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसमें हम एनर्जी रिसोर्सेज जो है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन देखेंगे, क्लाइमेट चेंज देखेंगे, पॉल्यूशन का मुद्दा जो है देखेंगे, उस पर नोट्स बनाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर एंड साइंस हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, इंडियन स्पेस प्रोग्राम हो गया, डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है हम देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम जो है तैयारी करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बीपीएससी में जो पूछे गए सवाल हैं, अभी तक के जो है बीपीएससी में पूछे गए सवाल है, तो एक तो देखिए अब यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में देखिएगा कि बिहार के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो है 39th बीपीएससी में सवाल पूछा गया था कि एक ऐसे लिखना था आपको, राइट एंड ऐसे ऑन आर्ट एंड पेंटिंग ऑफ बिहार। तो इसमें आपने क्या क्या लिखना था, इसमें आपने पटना कलम लिखना था, ठीक है, पटना कलम के बारे में लिखना था इंट्रोड्यूस करके, ठीक है, बॉडी में पटना कलम, फिर आपको मधुबनी पेंटिंग लिखना था, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग, आर्ट एंड पेंटिंग पूछा है तो मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, पहले हम पेंटिंग के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ठीक है, उसके बाद आर्ट भी बताऊंगा। इसके अलावा जो है पेंटिंग में आपको और भी जो है जैसे कि मंजूसा पेंटिंग के बारे में आप लिख सकते थे, मंजूसा पेंटिंग, ठीक है, एक्सेट्रा। इसके अलावा आर्ट में आप जो है मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट, इन सभी के बारे में लिख सकते थे, मौर्यन आर्ट में, ठीक है, फिर पाल आर्ट आप लिख सकते हैं डेफिनेटली, मौर्यन पाल, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। बुद्धिज्म से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो है आपको आर्ट एंड पेंटिंग के बारे में पूरा कंप्लीट लिखना था। अब यहाँ पे पाल कला से देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। एक नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द पाल आर्ट इन बिहार। तो इसमें आपने सुना होगा बिठपाल और धीमन का नाम, धीमन का नाम सुना होगा, वो क्या करते थे, पाल कला में बहुत महत्वपूर्ण इंसान थे। ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक अपना के, लॉस्ट वैक्स टेक्निक अपना के ये जो है कांस्य की प्रतिमाओं को बनाने में काफी आगे थे। इसके अलावा जो है पाल में स्पेशली जो है ये चूंकि बुद्धिस्ट फिलोसफी को मानते थे, तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड काफी जो प्रतिमाएं बनती थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब जो है पाल कला का जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो डिस्क्रिप्शन करना मेन फीचर्स का कि किस तरीके से उसमें आप लॉस्ट वैक्स लिख सकते थे, और जो कैसे अब डिस्क्राइब किया है उन्होंने मूर्तियों को, कैसे इतना फाइन मूर्ति कला करी है, वो सब आप बता सकते थे। नेक्स्ट देखिए क्रिटिकली एग्जामिन करना था सेलिएंट फीचर ऑफ पाल आर्ट। क्रिटिकली एग्जामिन करना था मतलब उसकी आलोचना करनी थी, उसमें कमियां दिखा के आपको बताना था, ठीक है। फिर आता है स्टेट द मेन फीचर ऑफ पाल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, ठीक है। उसके अलावा जो है डिस्कस कीजिए, स्टेट में तो कुछ नहीं करना है, आपको जो फैक्ट है वो बता देना है। जो जैसी आपको आर्ट एंड कल्चर आपने पढ़ी है, देखी है, समझी है, उस तरीके से आपको देख के उसके नोट्स तैयार करने होते हैं और उस पर जो है आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने आंसर को। पाल से रिलेटेड जो है एक और क्वेश्चन देखिए, पाल कला से रिलेटेड, डिस्कस द फीचर ऑफ पाल आर्ट आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशन विद द बुद्धिज्म। देखो बुद्धिज्म से जोड़ दिया, तो बुद्धिज्म से जोड़ दिया तो स्पेसिफिकली आप बुद्धिज्म से रिलेटेड ही आप जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसको आप जो है बताएंगे। जैसे कि पालों में जो है गोपाल ने पाल वंश की स्थापना करी थी, और गोपाल ने ही जो है उदंतपुरी, उदंतपुरी का जो विश्वविद्यालय है जिसे हम उदंतपुरी का जो है बिहार शरीफ में, जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उसके बारे में बता सकते थे। इसके अलावा जो है विक्रमशिला में, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी भागलपुर में, उसके बारे में आप लिख सकते थे और कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, वो सब बातें आप लिख सकते हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में। तो आपके नोट्स अच्छे तैयार होने चाहिए, आपको क्वेश्चन एक बार देखना है और आपको फोकस करना है किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं आपको समझ लेना है, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला सवाल कहता है कि what are the distinctive feature of Mauryan sculpture, what are the distinctive feature of Mauryan sculpture। तो Mauryan sculpture का जो है डिस्टिंक्टिव फीचर आपको बताना है। तो डिस्टिंक्टिव फीचर ये था कि भैया जो है एक साफ्ट में ही, एक पिलर में ही जो है पूरा पिलर इंक्रिप्शन हो जाता था, लिखते थे, मैसेज दिया जाता था उसके थ्रू। और जो कह सकते हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड जो स्तूपा बनाए गए बहुत सारे, अशोका ने कई हजार जो है 80,000 से ऊपर जो है बुद्धिस्ट स्तूपा बनाए थे, बहुत नंबर होता है ये, तो उसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा जो है मौर्यन में और भी बातें जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने केव्स भी बनवाए थे मॉडर्न आर्ट में, तो केव्स के बारे में जो है बता सकते हैं। बराबर की गुफाएं जो है, बहुत सारा चीज आप जो है बता सकते हैं इसमें। बिहार में बिहार में प्रांत बिहार में प्रांत कह सकते हैं आइडेंटिफाई द मेन फीचर ऑफ द मॉडर्न आर्ट एज फाउंड फ्रॉम बिहार। बिहार प्रांत में मौर्य कला के वैशिष्टिक का वैशिष्ट्यों का वर्णन करिए, यानी कि
आइडेंटिफाई कीजिए मेन फीचर ऑफ द मॉडर्न आर्ट जो कि पाए गए हैं बिहार में। तो आप बराबर के केव्स का जैसा कि बताया मैंने मेंशन कर सकते थे, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज में जो पिलर इंक्रिप्शन मिले हैं वो बता सकते हैं। तो ये सब बातें, इसके अलावा जो है जैसे कि जो यक्षिणी जो है दीदारगंज की यक्षिणी वाला, ये सब आप बता सकते हैं, इसमें लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन द सेलिएंट फीचर ऑफ मॉडर्न आर्ट। क्रिटिकली एग्जामिन द सेलिएंट फीचर ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये भी क्वेश्चन मॉडर्न आर्ट से रिलेटेड है। डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ, देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 44th में भी आया, 53rd में भी आया, सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करना था, यहाँ पे डिस्कस करना था, बट मुद्दे तो वही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आलोचनात्मक तरीके से आप लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल जो है फैक्ट्स लिखते जाएंगे। मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें, यानी कि डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ, सेम क्वेश्चन पूछा गया, देखो रिपीट हो गया, बिल्कुल रिपीटेड सवाल आते हैं। अच्छा वही सेम ही चीज है ना, कोई बात नहीं। थ्रो लाइट ऑन मॉडर्न आर्ट एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट इन बिहार, तो ये भी आप इम्पैक्ट के तरीके से सोच के आप लिख सकते हैं। तो नोट्स आप बनाएंगे, अच्छा नोट बनाएंगे। डिस्कस द फीचर ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। डिस्कस द फीचर ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वहाँ पे पालो का भी रिलेट किया था बुद्धिज्म से, यहाँ पे मॉडर्न का भी रिलेट किया है बुद्धिज्म से। तो आप बुद्धिस्ट को जो है सेंटर मान के यहाँ पे जो चीजें बुद्धिज्म से रिलेटेड डेवलप हुई हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मॉडर्न पीरियड से, वो आप लिखेंगे। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो मॉडर्न आर्ट का चीफ कैरेक्टरिस्टिक जो है आप इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब आएंगे पटना कलम पेंटिंग में। तो पटना कलम पेंटिंग में लोग दोस्तों देखेंगे तो हमें पहला क्वेश्चन मिलता है कि डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पटना कलम पेंटिंग। तो कैसे मुगल जो पेंटिंग से इंस्पायर होके, उससे मतलब पैटर्नेज नहीं मिला बहुत सारे उसको, तो मुगल पेंटिंग प्लस लोकल पेंटिंग वहाँ का जो है लोकल मुगल मिला दिया गया, तो पटना कलम पेंटिंग बना था, जो कि एक मिनिएचर टाइप का पेंटिंग बना। माइन्यूटली जो है इसमें कलर का यूज किया जाता था, काफी जो है अच्छे कलर का यूज किया जाता था, कैसे ब्रश से पेंटिंग की जाती थी, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक, गजब का पेंटिंग हुआ करता था, ये आप इसके बारे में लिख सकते हैं। डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ पटना कलम पेंटिंग स्टाइल, अगेन चीफ कैरेक्टरिस्टिक सेलिएंट फीचर, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द पटना कलम पेंटिंग स्टाइल, सेम ही है। एग्जामिन द मेन फीचर, वही है। एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर ऑफ पटना पेंटिंग, तो पटना कलम जो है एक सवाल आपको दे सकता है, देख सकते हैं 63rd में आया, 64th में आया, 56 से 59th में आया, 48 से 52nd में आया, 45th में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है अच्छे आंसर को जो है कंस्ट्रक्ट करके आप लिख सकते हैं। इसमें छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन को तैयार करेंगे, आपको जो है ये बहुत हाई चांस है कि आपके एग्जाम में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए दिया गया क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सिंस द लेट 19th सेंचुरी। ठीक है, क्या है सवाल, कहता है कि क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सिंस द 19th सेंचुरी। ठीक है, तो इसको आपको एग्जामिन करना है, इवोल्यूशन को, कैसे इंडियन 19th सेंचुरी में कैसे इवॉल्व हुआ था। ये मॉडरेट पीरियड वाला आप लिख सकते हैं। 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेकर आप 1900 के बीच का जो इवेंट हुआ है इंडियन नेशनलिज्म में, इसमें मॉडरेट फेज आया, कांग्रेस का गठन हुआ। इसके पहले जो है बहुत सारे जो है जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए गए थे। तो वो सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, इस पे नोट्स बनाएंगे और तैयारी करके इसको लिखेंगे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट आप लिखेंगे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इसके अलावा डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट वेयर द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स द अर्ली नेशनलिस्ट। तो सेफ्टी वाल की थ्योरी जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेफ्टी वाल की थ्योरी जो है काफ़ी पहले लिबरल हुआ करती थी, जो यहाँ पे कह सकते हैं ब्रिटिश पॉलिसीज लिबरल थी नेशनलिस्ट को लेके, उनको जो है फंसा फंसा के काम कराते थे। खैर जैसे भी है, बिहार में जनजाति विद्रोह देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल देखेंगे कि रिव्यू द ट्राइबल मूवमेंट ऑफ बिहार बाय थ्रोइंग स्पेशल लाइट ऑन बिरसा मूवमेंट।
बिरसा मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट, उस समय देखो बिहार झारखंड एक साथ था। तो 35th बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। अभी भी बिरसा से सवाल पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं 53rd से 55th में भी जो है आप ये इसमें बिरसा का ही पूछा गया है। तो बिरसा से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। तो बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के आदिवासी आंदोलनों की समीक्षा कीजिए। तो विशेष प्रकाश स्पेशल जो है आपको रेफरेंस बिहार से, बिहार में जो बिरसा के मूवमेंट से ही देना था इस क्वेश्चन में। एंड आपको बाकी भी जो जैसे कि हाईलाइट कर देना था यहाँ पे कि जो संथालों का रिवोल्ट हुआ वो रिवोल्ट हुआ, इसके अलावा जो बाकी रिवोल्ट हुए वो भी जो है आपको मेंशन करना था। उसमें ओवरऑल बताना था इसके कॉजेज को, ठीक है, रिव्यू करना था, कारणों को बताना था और क्यों जो है ये लड़ रहे थे वो आपको बताना था। ब्रिटिश पॉलिसीज भी बतानी थी कि कैसे ड्रैकोनियन हो गई थी, डिकूसो को लाया गया था, ये सब बातें आपको लिखनी थी। राइट ए क्रिटिक ऑफ बिरसा मूवमेंट विद सोशल रेफरेंस टू इट्स नेचर एंड लेसन इट लेफ्ट ऑन द ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आप लिख सकते हैं क्रिटिकली। एक्सप्लेन द बिरसा प्रोवाइडेड ए न्यू रिलीजन लीडरशिप टू ट्राइब स्ट्रगल्स अगेंस्ट द बिरसा ब्रिटिश। तो इसमें क्या बिरसा मुंडा खुद को जो है बोलते थे कि मुझे ठाकुर ने बोला है, मतलब मुझे उनको ये कैरिस्मेटिक अपने आप को शो करते थे कि मुझे ठाकुर ने बोला है कि जो है हम जीतेंगे और डिकूसो को हटाएंगे भगाएंगे। तो एक नया रिलीजन ही उन्होंने चला दिया था, उसके बारे में लिखना है। द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बिरसा मूवमेंट वाज इंटरनल प्यूरिफिकेशन एंड द डिजायर टू एंड द फॉरेन रूल, एक्सप्लेन करना है आपको। The underlying objective of Birsa movement was internal purification and the desire to end the foreign rule, explain करना है आपको। ऑब्जेक्टिव क्या था, बिरसा मुंडा डिकोसो के अगेंस्ट में थे, वो मानते थे कि जो है सिंह बोंगा का पूजा करना चाहिए, एक भगवान होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है, और कैसे वो सब जोड़ के उन्होंने जो है फॉरेन रूल को हटाने के लिए अपना इच्छा जाहिर किया और एक बड़ा मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर लिया। The Santhal rebellion was the first rapid reaction against the British colonial rule in India, एक्सप्लेन करना है बिल्कुल। 1857 से भी पहले हुआ था, 1855 में ये हो गया था और इसमें जो है फर्स्ट रैपिड रिएक्शन था ये ब्रिटिश कॉलोनी का, क्योंकि इन्होंने बहुत ही, अब इनकी ब्रिटिशर्स की नज़र पड़ गई थी ट्राइबल एरिया पे भी, क्योंकि वहाँ से भी ये कुछ ना कुछ लेना चाहते थे। तो ये जो है डिकूसो को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते, बाहरियों को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो ट्रेडिशनल जो अ, ऐसा ट्राइबल मानते थे कि लैंड हमारा होता है कलेक्टिवली, वो ये लोग रोक रहे थे, झूम कल्टीवेशन को रोक रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें थी जिससे कि संथाल जो है अब दे रोज अप टू ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दे टुक वेरी वायलेंट टर्न। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई, ठीक है, हालांकि संथालों को भी, बट ब्रिटिशर्स को भी समझ में आया कि ऐसे नहीं कर सकते आप। इसके अलावा दोस्तों संथाल रिबेलियन जो है